Amitesh Dubey and again welcome to my channel and today's topic is French Revolution। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो 1789 में हुआ था। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कह सकते हैं कि ऐसा रेवोल्यूशन था जो पूरे दूसरे जगह, जो यूरोप के दूसरे जगह थे। आपको पता होगा जो फ्रांस है या तो ये फ्रांस जो है ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में स्थित है। और इस यूरोप में पहला जो क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आया, वो तुम्हारे फ्रांस से ही आया। ठीक है, फ्रांस से आया। फिर यही जो फीलिंग है, यही फ्रीडम की भावना है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, डेमोक्रेसी है, ये डिफरेंट अदर कंट्रीज में जाता गया। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमको जानना जरूरी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहाँ से आया, ये चीज़ जानने की इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट टॉपिक जो है यहाँ से होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 9th में पूरा चैप्टर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से है और ये 8th क्लास का एंडिंग चल रहा है, तो मतलब फर्स्ट चैप्टर उनका 9th में यही वाला होने वाला है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 8th, 9th और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का जो टाइम पीरियड है, इसमें बताया जा रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जो फ्रांस की सोसाइटी है वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, इसके बारे में पहले हमको देखना है। तो इसको देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट या 3 सेक्शन या 3 एक तरह से डिवीज़न में डिवाइडेड थी। ये जो 3 डिवीज़न है वो कुछ इस प्रकार है आपके कि जो पहला डिवीज़न है वो है आपका फर्स्ट स्टेट, दैट इज़ क्लर्जी क्लास। ठीक है, दूसरा जो डिवीज़न है वो आपका है सेकेंड स्टेट, दैट इज़ नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट है वो उसमें जो बचे कुचे हैं वो सारे आते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेट देखते हैं। फर्स्ट स्टेट क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये लोग थे क्लर्जी क्लास। क्लर्जी मतलब होता है चर्च पीपल, मतलब वो लोग जो लोग चर्च में काम करते थे, जो चर्च के फादर हुआ करते थे, चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, वो सब आते थे क्लर्जी क्लास के फर्स्ट स्टेट में, एकदम टॉप लेवल में। अब देखते हैं सेकेंड क्लास में कौन आते हैं। तो सेकेंड क्लास में आते थे नोबेलिटी। नोबेलिटी को रॉयल पीपल्स भी बोलते हैं, रॉयल फैमिली, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स होते थे, चाहे वो राजा के फ्रेंड हो, राजा के कुछ रिलेटिव्स हों, वो सारे आते थे आपके सेकेंड क्लास में, दैट इज नोबेलिटी। और जो थर्ड स्टेट थी, थर्ड क्लास थी, उसमें सारे आते थे, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, चाहे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, ये सब आते थे। जो बच्चे कुचे हैं इन दोनों को छोड़ के, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़ के, जो बाकी बचते थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। मजेदार बात यहाँ पे ये थी कि जो टैक्स भरना होता था वो सिर्फ थर्ड स्टेट को भरना होता था। और एक चीज और जानने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था 18th सेंचुरी में फ्रांस में, वो कुछ इस तरह था कि टोटल अगर आप देखोगे 60%, जो 60% जमीन थी, जो 60% लैंड थी, वो लगभग किसके पास थी? नोबल्स के पास थी, चर्च वालों के पास थी और रिचर फैमिली के पास थी। ठीक है, मतलब 60%, 100 में से 60% जमीन जो है वो किसके पास है? वो किसके? नोबल्स के पास है, मतलब राजा लोगों के पास है, या तो चर्च वालों के पास, या रिचर फैमिली के पास 60%। और 40% जो जमीन बचती है फ्रांस की, वो थी नॉर्मल पीपल्स के लिए। ठीक है, और नॉर्मल पीपल्स की जो कह सकते हो आप पॉपुलेशन थी वो 90% थी, मतलब ये 10% ही थे और ये जो दूसरे वाले हैं ये 90% थे। ठीक है, पॉपुलेशन में। बट इनका अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इनके पास 60% है, उनके पास मात्र 40% ही है। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई। टैक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। टैक्स जो यहाँ पे है वो है 3 तरह से। जो टैक्स है वो सिर्फ थर्ड क्लास को देना पड़ता था, जो कि थर्ड स्टेट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, मतलब राजा को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राजा के फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो एरिस्टोक्रेट्स है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास है क्लर्जी क्लास, जो चर्च वाले हैं, इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स भरेंगे थर्ड क्लास वाले, ठीक है, जो कि है तुम्हारा बिजनेसमैन, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लॉयर्स हैं और जो दूसरे काम करने वाले हैं, जो कॉमन पीपल है, ये सब देंगे टैक्स। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन तरह से टैक्स हुआ करते थे उस समय पर। तो टैक्सेस वर 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज तिथे। ठीक है, TITHE, तिथे। तिथे जो टैक्स था ये 1/10 था, जैसे तिथे नाम से ही पता चल रहा है 1/10। 1/10 किसका? जैसे मान लीजिए आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने 100 किलो का आपके यहाँ आपके खेत में कोई प्रोडक्शन हुआ, अब उस 100 किलो में से 1/10 जो कि
10 किलो होगा, तो 10 किलो आपको किसका देना पड़ेगा, चर्च को। तो क्वेश्चन भी आता है कि टीथे टैक्स इज गिवन टू, तो आपको बताना है चर्च, जो कि क्लर्जी क्लास है, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास कौन सा टैक्स लेगी, टीथे लेगी। दूसरा है टैले, दूसरा टैक्स है टैले। टैले जो टैक्स है वो राजा लेता था, ठीक है, राजा मतलब जो वहां का रॉयल पर्सनालिटी थी, जो राजा था, किंग था, उसको जाता था टीथे। टैले जो सेकंड है, टीथे जाएगा आपको क्लर्जी क्लास को, सेकंड क्लास को कौन सा जाएगा, टैले। और लास्ट में हुआ करता था नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आज भी होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है कि जैसे आपने टोबैको खरीदा, उसमें कुछ टैक्स लगा दिया गया, सॉल्ट खरीदा या कोई और दूसरी चीजें खरीदी, उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो ये चीजें हैं टैक्स के बारे में। अब आ जाते हैं कि स्टार्ट कहां से होता है, क्या ये चीजें तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिक चीजें देख ली, कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब देखते हैं स्टोरी पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दे पे आएंगे तो 1774, मैंने बताया आपको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था आपका 1789 में, 89 में कंप्लीट हो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। बट उसके पहले क्या क्या प्रोसेसेस रही हैं, क्या क्या इवेंट्स रहे हैं, दोज इवेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो पहला चीज है कि 1774 में लुई 16 नाम का एक राजा था, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, उसको फ्रांस की का किंगडम का किंग बनाया जाता है। कब, 1774 का टाइम पीरियड है, लुईस 16, ये नाम याद है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लुईस 16। अब मजेदार बात यहाँ पे ये होती है कि जब लुईस 16 को गद्दी पे बैठाया जाता है, ये बहुत यंग रहता है उस समय पर, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 साल का रहता है जब इसकी शादी हो जाती है, किसके साथ, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया यूरोप में ही है, तो ऑस्ट्रियन किंग प्रिंसेस के साथ हो जाती है, जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। मैरी एंटोनिएट नाम रहता है इसकी वाइफ का, किसका, लुईस 16 के वाइफ का नाम रहेगा मैरी एंटोनिएट। 20 इयर्स का रहता है लुईस 16, तब इसकी शादी हो जाती है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये देखता है कि जो राज्य की धन कोष है, राजकोष है, वो पूरी तरह से खाली रहता है, जो ट्रेजरी रहती है वो पूरी तरह से खत्म रहती है, इसके लिए कोई भी कुछ ज्यादा धन नहीं बचता है जब ये राजा बनता है। तो इसका रीजन पूछा जाएगा कि ये जब राजा बना तो धन क्यों नहीं बचा, व्हाट वाज द रीजन, द ट्रेजरी ऑफ दैट किंग वाज टोटली एम्प्टी व्हेन ही सैट ऑन थ्रोन इन 1774। तो इसका दो रीजन बताए जाते हैं, एक है लॉन्ग वॉर और दूसरा है कॉस्ट ऑफ पैलेस वर्साई। तो पहला जो रीजन है लॉन्ग वॉर, मतलब फ्रांस है, लॉन्ग वॉर मतलब क्या हो गया, बहुत लंबा युद्ध चलता है। देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में दुश्मन है, उसी तरह यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत ज्यादा दुश्मन थे हिस्ट्री से ही, अगर आप देखोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका है, तो अमेरिका की जो कॉलोनीज है, ऑलमोस्ट जो जितनी भी कॉलोनीज को ब्रिटेन ने कैप्चर किया था, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था, तो फ्रांस वाले जाते हैं और जो अमेरिका की कॉलोनीज रहती हैं उन पे हेल्प करते हैं अमेरिका वालों को, ताकि वो ब्रिटिशर से क्या हो सके, अपनी आज़ादी ले सके। सो दिस वाज द थिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे, अब जब वॉर होता है तो मैंने बताया फ्रांस बहुत ज्यादा क्या होगा, पैसे आएंगे, मतलब इसका मतलब आप समझ गए, लॉन्ग वॉर मतलब कि जो फ्रांस है उसने यूएस की हेल्प की थी, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे यूएसए वालों को, यूएसए की कॉलोनीज बना लिया था, तो ब्रिटिशर्स को भगा दिया था फ्रांस वालों ने यूएसए की हेल्प करके। तो इसमें फ्रांस के लगभग 2 बिलियन लिबर्स उस टाइम की करेंसी का नाम था, जैसे आजकल रुपी है, डॉलर है, यूरो है, ठीक है, उस समय पर लिबर्स नाम की करेंसी थी। तो 2 बिलियन डॉलर्स या 2 बिलियन लिबर्स की करेंसी जो है फ्रांस वालों की डेथ हो गया था, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पूरी तरह से इनका कर्जा हो गया था 2 बिलियन का, ठीक है। फिर दूसरी है कॉस्ट ऑफ पैलेस वर्साइल। तो कॉस्ट ऑफ पैलेस वर्साइल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ का पैलेस था, इतना बड़ा पैलेस हुआ करता था, राजा पूरी राजसी तरीके से रहता था, तो उसके जो भी खर्चा आता था, जो भी उसका पैसा लगता था, वो सारा कॉस्ट ऑफ पैलेस वर्साइल, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था, चाहे वो नौकरों को देने के लिए हो, उनकी सैलरी देने के लिए हो, एक्सपेंसेस हो महल के, ठीक है, तो इन सारी चीजों में पैसे लग जाया करते थे। अब जब ये 2 रीजन हो गया, ट्रेजरी खाली है, राजा राज्य में बैठ गया, तो अब ये क्या करेगा, पैसे लाने के लिए एक ही ऑप्शन, क्या करे, जनता से टैक्स बढ़ाए। आज भी अगर सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स। अब ये बताओ, जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो क्या कोई भी जो सिटीजन होगा, कॉमन आदमी होगा, वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा खुश, ठीक है। और खुश इसलिए भी नहीं होगा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स देना नहीं है, टैक्स किसको देना है, टैक्स देना है आपको थर्ड स्टेट वालों को।
तो बिल्कुल ही थर्ड स्टेट वाले खुश नहीं होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे टैक्स बढ़ाया गया, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन हुआ और आगे की कहानी बताऊंगा, आगे की का चैप्टर बताऊंगा। तब तक आप एक काम कर सकते हो, इस चैप्टर का छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।